हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक एम क्लासेज। आज का क्लास हमारा फरवरी महीने के करंट अफेयर्स के ऊपर है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, मेरा करंट अफेयर्स का एक चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है जिसमें मैंने 1 से लेके 17 तक सारे लेक्चर करवा दिए हैं। अगर यह सारा लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने जनवरी महीने का भी करंट अफेयर्स डिस्कस कर दिया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ज़रूर इसे देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का क्लास दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2001। तो लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में दोस्तों। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। केंद्र सरकार ने इनके निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। याद रखिएगा। और बात करते हैं इनकी जन्म की, तो इनका जन्म 1929 ईस्वी में इंदौर में हुआ था और इनका निधन 2022 में मुंबई में हुआ। याद रखिएगा, लता मंगेशकर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार, जो पुरस्कार उनको दिया गया। अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो वह 1969 में इनको दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में इनको दिया गया था। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1999 में इनको दिया गया था और फिल्म फेयर पुरस्कार से इनको 6 बार सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, लता मंगेशकर जी को फिल्म फेयर पुरस्कार से 6 बार सम्मानित किया जा चुका है। 1958 में, 1962 में, 1965 में, 1969 में, 1993 में और 1994 में। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिएगा दोस्तों, 1974 ईस्वी में इनको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था सबसे ज़्यादा गीत गाने के लिए, सबसे ज़्यादा गाना गाने के लिए। दोस्तों, लता मंगेशकर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वह मैं इसमें डिस्कस कर दिया हूँ, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसरो ने फरवरी 2022 में किस उपग्रह को लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। EOS-04, INS-2TD, इंस्पायर, ईस्ट-1, ये तीनों सैटेलाइट को इसरो ने 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया है। और दोस्तों, इसमें EOS-04 जो हैं मेन सैटेलाइट थे और इसके साथ ये दोनों सैटेलाइट जो हैं ये छोटे छोटे सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया है। तो कुछ डिटेल बात कर लेते हैं इनके बारे में दोस्तों। इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, EOS-04 का जो प्रक्षेपण है, उड़ान जो भरा गया था सैटेलाइट का, वो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था। याद रखिएगा। और EOS की बात करें दोस्तों, तो EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इनका काम ये होता है, यह रीडर इमेजिंग सैटेलाइट की तरह काम करती है, ठीक है, धरती पर नज़र रखने के लिए। और इसको PSLV व्हीकल्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसरो ने PSLV C-52 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया और यह PSLV का 54वां उड़ान था दोस्तों। याद रखिएगा, PSLV व्हीकल्स का 54वां उड़ान EOS-04 था। यह 2022 का पहला मिशन था। तो इसरो का 2022 का पहला मिशन कौन है दोस्तों? EOS-04, जिसे धरती पर नज़र रखने वाले उपग्रह EOS को कक्षा में भेजा गया। तो EOS का काम क्या है दोस्तों? धरती पर नज़र रखने का काम है। क्या क्या धरती पर नज़र रखेगा दोस्तों? कृषि में, वानिकी में, वृक्षारोपण में, मिट्टी की नमी में, जल विज्ञान, मौसम स्थिति की तस्वीरें प्रदान करेगा। याद रखिएगा। और एक बात और दोस्तों, EOS-04 जो है एक रीडर इमेजिंग सैटेलाइट है। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह सारा मैं इससे डिस्कस कर दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 2020 में कितने लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3548। तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों 3548 लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है।
बात करते हैं, यह आंकड़ा राज्यसभा के गृह मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया। अगर 2014 की तुलना की बात करें दोस्तों, तो बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने वाले मामलों में 61% की वृद्धि हुई है। तो काफ़ी दुखद बात है दोस्तों, 3548 लोग जो हैं बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 फरवरी। तो 14 फरवरी को दोस्तों विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं इसकी थीम दोस्तों, रेडियो और विश्वास यानी रेडियो एंड ट्रस्ट इसका थीम था विश्व रेडियो दिवस का। अगर हम बात करते हैं रेडियो दिवस कब क्यों मनाया जाता है, तो यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा पहली बार इसे 2011 में मनाया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाने लगा था। याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे 2012 से मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों मैंने जनवरी महीने के करंट अफेयर्स में जनवरी महीने का दिवस तो बता दिया था, लेकिन उसके थीम नहीं बताए थे, तो उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जनवरी महीने के दिवस और थीम, तो प्रवासी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्फ रिलायंट इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। प्रवासी दिवस दोस्तों 9 जनवरी को, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था दोस्तों? चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस दोस्तों 27 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था दोस्तों? मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, स्मृति, गरिमा और न्याय। डेटा सुरक्षा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या थी दोस्तों? प्राइवेसी मैटर, प्राइवेसी मैटर। और विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता। और इसका थीम क्या था दोस्तों? यूनिटी एंड डिग्निटी, यूनिटी एंड डिग्निटी इसका थीम है। दोस्तों जनवरी महीने के जितने भी दिवस और थीम थे वह मैं आपको डिस्कस कर दिया, क्योंकि जब मैं जनवरी महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस किया था तो उसमें थीम को मैं डिस्कस नहीं कर पाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीडीएफ कहाँ है? दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। दोस्तों 5000 व्यूज जो ही कंप्लीट होंगे उसी टाइम मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जिस टाइम 5000 व्यूज पूरेंगे उसी टाइम मैं आपको टेलीग्राम पे इस वीडियो का पीडीएफ डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों मैंने कंप्यूटर का भी एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैंने काफ़ी सारे चैप्टर करवा दिए हैं। अगर यह सारा चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत जगह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे थ्योरी के साथ मैं इसको डिस्कस किया हूँ। तो दोस्तों आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? दोस्तों बता दें आपको, अभी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रही है, उसमें वहाँ से भारतीय छात्रों को लाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा। और इस ऑपरेशन में दोस्तों पहली उड़ान में 219 भारतीय छात्रों को रोमानिया से मुंबई लाया गया। और इसकी जानकारी किसने दी दोस्तों? तो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इसकी जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत के किस सुरंग को विश्व का सबसे लंबा हाईवे सुरंग यानी टनल का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा हाईवे सुरंग का सर्टिफिकेट भारत के किस सुरंग को प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अटल सुरंग, जिसे पहले रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता था। बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों, इससे पहले इसे रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता था।
इसे दोस्तों गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा विश्व का सबसे लंबा हाईवे सुरंग जो कि अटल सुरंग को सर्टिफिकेट दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों इस सुरंग की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो लगभग 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में क्वाड दी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों, तो क्वाड में अभी 4 देशों का ग्रुप है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। यह 11-12 फरवरी 2022 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में इसकी बैठक हुई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने भाग लिया। अगर हम क्वाड की बात करते हैं दोस्तों, क्वाड एक महासागरीय सहयोग है जिसमें सुनामी से आए देशों में राहत और सहयोग देने का प्रयास किया जाता है, उनकी हेल्प करने का प्रयास किया जाता है। जहाँ भी सुनामी आते हैं, बाढ़ आती है, उन देशों को है जो राहत और सहयोग, हेल्प करने का काम किया जाता है, राहत देने का काम किया जाता है, इकोनॉमिकल रूप हेल्प करने का काम किया जाता है क्वाड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी का प्लांट का उद्घाटन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में स्थापित किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इसको स्थापित किया है। इसका नाम गोवर्धन रखा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा बायो सीएनजी जो भारत का, एशिया का जो है, उसे गोवर्धन नाम रखा गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के देवगुड़िया में इसे 15 एकड़ में इस प्लांट को तैयार किया गया है और इसमें लगभग 400 सिटी बसों को चलाया जा सकता है। इस बायो सीएनजी से जितने भी गैस निकलेंगे उससे दोस्तों 400 सिटी बसों को चलाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में 55 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू। तो सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 55 किग्रा भार वर्ग में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है और इस जीत के लिए दोस्तों मीराबाई चानू को 55 किग्रा भार वर्ग में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में क्वालिफाई कर लिया है। तो इस जीत के लिए दोस्तों सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में जीत के कारण, गोल्ड मेडल लेने के कारण इनको बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में क्वालिफाई करने का मौका मिला है। और दोस्तों मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल भी जीता था। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पा द राइज। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों? पुष्पा द राइज को। दोस्तों दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों पुष्पा द राइज को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? शेरशाह फिल्म को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह फिल्म को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दोस्तों रणवीर सिंह को दिया गया फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दोस्तों कृति सेनन को दिया गया फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का दोस्तों पुरस्कार किसको दिया गया? केन घेस को दिया गया फिल्म स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों आशा पारेख को पुरस्कार दिया गया। और बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दोस्तों पावली फिल्म को दिया गया। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों अनुपमा को दिया गया। क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दोस्तों सरदार उधम सिंह को दिया गया। तो जितने भी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वह सारा मैं इसमें डिस्कस कर दिया हूँ। दोस्तों इसे ज़रूर याद रखिएगा, किसी भी एक पॉइंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? अभी जस्ट बताए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दोस्तों कृति सेनन को दिया गया।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी पहुंची है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली बार किस राज्य में मालगाड़ी पहुंची है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में दोस्तों पहली बार मालगाड़ी पहुंची है। तो पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानीगाई दिनेलू रेलवे स्टेशन पर पहली मालगाड़ी पहुंची दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय बजट 2022-2023 किसने पेश किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। तो केंद्रीय बजट 2022-23 जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। और दोस्तों बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2021 की तरह 2022 में भी पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 2 साल है जो पेपरलेस बजट पेश किया गया है, जो 2021 और 2022 में थे, याद रखिएगा। और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार चौथी बार बजट पेश किए हैं। और दोस्तों बजट से रिलेटेड जो भी केंद्रीय बजट जो पेश किए गए उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई के द्वारा 2023 तक डिजिटल रुपया लॉन्च किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। केंद्रीय बजट में बताया गया जो आरबीआई के द्वारा 2023 तक जो है डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया जाएगा। और 2023 तक ई पासपोर्ट भी लाया जाएगा। ई पासपोर्ट का अर्थ है दोस्तों ऐसा पासपोर्ट जो कि मोबाइल वगैरह से या इस कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है, उसको पेपर के तौर पे नहीं भी ले जाया गया एयरपोर्ट पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2023 के लास्ट तक जो है ई पासपोर्ट लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं भारत में वृद्धि दर 9.27% बढ़ने का अनुमान है, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। और दोस्तों बजट में केन बेतवा नदी परियोजना के लिए 44,600 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो केन बेतवा नदी परियोजना के लिए दोस्तों 44,605 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है बजट 2022-23 में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों, गति शक्ति योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 400 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों गति शक्ति योजना के तहत जो है अगले 3 वर्षों में 400 से अधिक वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करना इस बजट में बताया गया है। और दोस्तों बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। तो याद रखिएगा 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेशनल हाईवे नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। तो 2022-2023 के अंत तक 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया जाएगा। और दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा, ये भी इस बजट में बताया गया। और दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 80 लाख आवासों का निर्माण भी करवाया जाएगा। ये भी केंद्रीय बजट 2022-23 की बात है दोस्तों। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बस इसे एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। तो भारत के जितने भी गांव हैं उसमें नेट चलाने के लिए वाईफाई के मदद के लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर 2025 तक बिछा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बजट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन की। शिक्षा के क्षेत्र में 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत 12 टीवी चैनल से कितने अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 200। इसे प्रधानमंत्री ई विद्या के तहत लाया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों 200 टीवी चैनल जो रखने का जो लक्ष्य रखा गया है 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत, तो उसे ई विद्या के तहत लाया गया है। इसके माध्यम से दोस्तों कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को अपने अपने भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चुस्त दृष्टिकोण। चुस्त दृष्टिकोण केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बजट 2022-2023 के अनुसार हर घर नल से जल योजना में कितने घरों को कवर किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3.5 करोड़। तो हर घर नल जल योजना के तहत दोस्तों 3.5 घरों को
कवर किया जाएगा। और दोस्तों अभी इस योजना के तहत 5.5 करोड़ लोगों को नल प्रदान किया जा चुका है और इस योजना के लिए दोस्तों 60,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो कि केंद्रीय बजट 2022-23 से है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट में डिजिटल करेंसी पर 30% की टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। डिजिटल करेंसी का मतलब दोस्तों है बिटकॉइन से रिलेटेड, तो उस पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। रक्षा के क्षेत्र में बजट का 8% निवेश किया जाएगा। दोस्तों डिफेंस के क्षेत्र में बजट का 8% निवेश किया जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों बजट 2022-23 के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन पर 37,800 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया गया है। याद रखिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन पर 37,800 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया गया है। और बजट 2022-23 के अनुसार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में 6400 करोड़ आवंटन करने का फैसला लिया गया है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बजट से रिलेटेड थे वह सारा मैं डिस्कस कर दिया हूँ। एग्जाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर इस वीडियो को और इस टॉपिक को आप देख के ज़रूर जाइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, PR श्रीजेश। तो PR श्रीजेश को वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और PR श्रीजेश जो हैं दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिनको जो है वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और पहले कौन थी दोस्तों? रानी रामपॉल को 2019 में वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर का पुरस्कार रानी रामपॉल को मिला था, जो कि पहली भारतीय थी। इस बात को याद रखिएगा। और PR श्रीजेश कौन थे दोस्तों? यह एक पूर्व हॉकी कप्तान थे। तो PR श्रीजेश पूर्व हॉकी कप्तान थे जो कि टोक्यो ओलंपिक 2022 में, जिसमें भारत ने कांस्य पदक जीता था, उस टीम के हिस्सा भी थे। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। और PR श्रीजेश जो हैं एक गोलकीपर हैं, भारत के गोलकीपर हैं। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया गया है। और यह किसके सहायता से बनाया गया दोस्तों? तो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया, जिसमें 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई गई। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों? किसान ड्रोन यात्रा से किसान को समय में बचत होंगे, किस खेती को आसानी से वो देख सकते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए, किसान के हेल्प के लिए किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत की गई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। टाटा IPL 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईशान किशन। तो ईशान किशन को जो है 15.25 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने खरीदा और वह भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। याद रखिएगा दोस्तों। तो इन्हें 15.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। और दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे दोस्तों? दीपक चहर, जिनको 14 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा। और अभी वर्तमान में IPL के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ब्रिजेश पटेल हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में IPL के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो रूस और यूक्रेन का जो अभी हाल ही में लड़ाई चल रहा है, उसको देखते हुए अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है रूस पे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसके कारण दोस्तों? रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको देखते हुए अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद अब रूसी पश्चिमी क्षेत्रों में व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में रूस जो है अभी व्यापार नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए, जब तक ये युद्ध चल रहा है, जब तक इसको शॉर्टेज नहीं किया जाए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। रूस के द्वारा किस देश ने बहुत सारे शहरों पर मिसाइल बरसाए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। याद रखिएगा, यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों पर मिसाइल बरसाए गए हैं। पहली बात, यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? कीव है।
और कीव के साथ साथ जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उस पर जो है रूस मिसाइल बरसाए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा कि रूस पर उनको कब्जा करने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो हैं यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते, बस सत्ता पलटने की व्यू से ही जो जिसके कारण वो मेरे अधीन चलाए, रूस के अधीन यूक्रेन चलाए, इसके लिए जो है उन्होंने हमला करवाया। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सागरिका घोष। तो सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवनी का वर्णन किया गया है। तो सारिका घोष ने जो अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक लिखी है उनमें अटल बिहारी वाजपेयी का पूरे जीवन का वर्णन किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुष श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 से किसे नवाजा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुरुष श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 से किसे नवाजा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीगन पीटरसन। साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 जनवरी से नवाजा गया है। जनवरी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 से नवाजा गया है, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। तो यह दक्षिण अफ्रीका के हैं। और महिला श्रेणी में जनवरी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से किसको नवाजा गया दोस्तों? इंग्लैंड की हीथर नाइट को चुना गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किन्हें आर्थिक विकास संस्थान के निर्देशक यानी डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतन घाटे। तो चेतन घाटे को जो है डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। चेतन घाटे किसका स्थान लेंगे दोस्तों? अमित मिश्रा की जगह लेंगे। तो चेतन घाटे अमित मिश्रा की जगह लेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बप्पी लहड़ी का निधन हो गया, वह कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में बप्पी लहड़ी का निधन हो गया, वह कौन थे? संगीतकार भी थे, अभिनेता भी थे, गायक भी थे, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर सही होगा डी, याद रखिएगा। बप्पी लहड़ी जी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। बप्पी लहड़ी जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनको 2018 में, याद रखिएगा, इनको 2018 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो बप्पी लहड़ी जी को 2018 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और 1985 में उन्हें फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया जा चुका है। याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क का मंजूरी किस राज्य में दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क का मंजूरी किस राज्य में दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर इस पार्क की मंजूरी दी गई है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क की मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शीतकालीन ओलंपिक 2022 यानी विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरिफ मोहम्मद खान। और एक बात और दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान एक इकलौते ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विंटर ओलंपिक 2022 में हिस्सा लिया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत चीन के बीजिंग शहर में 4 फरवरी 2022 से की गई थी और इसमें भारत के एकमात्र खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, भारत के तरफ से इकलौता कौन सा ऐसा आदमी थे जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक 2022 में शामिल हुए थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। तो फर्स्ट स्थान किनको मिला था दोस्तों? नॉर्वे को। द्वितीय स्थान जर्मनी को और तृतीय स्थान किसको मिला था? चीन को। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग शहर में किया गया था। तो याद रखिएगा इसे। प्रथम स्थान किसे मिला था दोस्तों? नॉर्वे को, जिन्होंने 16 गोल्ड मेडल के साथ 37 पदक जीते थे। और द्वितीय स्थान पे कौन था? जर्मनी, जिन्होंने 12 गोल्ड मेडल के साथ 27 पदक जीते थे।
और तीसरा स्थान किसका था दोस्तों? चीन का, जिन्होंने 9 गोल्ड मेडल के साथ कुल 15 मेडल जीते थे। और एक बात और दोस्तों याद रखिएगा, बीजिंग जो है विश्व का ऐसा शहर बन गया है जिन्होंने शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों का मेजबानी कर चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। विश्व का पहला एकमात्र ऐसा नगर जो ओलंपिक खेलों में दोनों रूपांतरों यानी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों की मेजबानी कर चुका है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है और जितने भी शीतकालीन ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी.ए.वी. रेड्डी। जी.ए.वी. रेड्डी को दोस्तों रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और जी.ए.वी. रेड्डी किसका स्थान लेंगे दोस्तों? के.जे.एस. ढिल्लों का स्थान लेंगे। और दोस्तों रक्षा खुफिया क्या है दोस्तों? तो रक्षा खुफिया एजेंसी जो है महानिदेशक संगठन का एक प्रमुख है जो रक्षा मंत्री, रक्षा स्टाफ के प्रमुख खुफिया सलाहकारों में से एक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तुर्की देश का नया नाम क्या कर दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तुर्की देश का नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्कीये। तो तुर्की देश का नया नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? तुर्कीये। और ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की का नया नाम बदला है। तो तुर्की का नया नाम तुर्कीये हो गया, याद रखिएगा। और तुर्कीये का राजधानी कहाँ है दोस्तों? अंकारा है। और मुद्रा क्या है दोस्तों? टर्किश लीरा। याद रखिएगा, तुर्कीये का जो मुद्रा है वह टर्किश लीरा है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 फरवरी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर इसका थीम था। इसे पहली बार कब मनाया गया दोस्तों? तो 1997 में इसकी मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व हेतु 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन पर ईरान के शहर रामसर ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों। और अभी वर्तमान में भारत में कितने आर्द्रभूमि रामसर हैं दोस्तों? 49 आर्द्रभूमि रामसर हैं। 49 आर्द्रभूमि रामसर है, जो कि पहले 47 होते थे। और इस दिवस यानी विश्व आर्द्रभूमि के दिवस पर 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले भारत में ओनली 47 रामसर स्थल होते थे, लेकिन अभी जो है 2 और नए जोड़ दिए गए हैं। तो अभी वर्तमान में भारत में 49 रामसर स्थल हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हिमालय की विलुप्त जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए वन विभाग ने पहला जैव विविधता पार्क किस राज्य में स्थापित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। तो जैव विविधता पार्क पहला, भारत का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। इसे हिमाचल प्रदेश के मंडी की भुलाह घाटी में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के मंडी की भुलाह घाटी में इसको स्थापित किया गया है। और इस पार्क की स्थापना से पर्यावरणीय पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का पुरस्कार किसे दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेरिल मिशेल को। तो डेरिल मिशेल को जो है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। और डेरिल मिशेल कहाँ के हैं दोस्तों? न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं ये। पिछले साल T20 विश्व कप सेमीफाइनल में जो उन्होंने खेल भावना दिखाई थी, उसी कारण उन्हें यह अवार्ड से नवाजा गया। और दोस्तों आईसीसी स्पिरिट ऑफ द पुरस्कार जो है खेल में अच्छा भावना दिखाने के लिए, खेल भावना अच्छा रखने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। जो साल में सबसे बेस्ट खेल भावना अच्छा रखते हैं, खेल के प्रति जो सबसे अच्छा भावना रखते हैं, उनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार से नवाजा जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उनमें कितने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों।
26 जुलाई 2008 को जो अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ था, उनमें कितने दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 38। इस ब्लास्ट के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। तो इस ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन IM और स्टूडेंट्स मुसल इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सीमी से जुड़े लोगों ने किया था। वहीं 11 लोगों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और कितने लोगों पे दोस्तों यह मुकदमा चल रहा था? तो 80 आरोपियों पे इस मुकदमा को चलाया जा रहा था। 13 साल से यह मुकदमा चल रहा था, जिसमें 38 लोगों को जो है फांसी की सजा सुनाई गई, 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो 26 जुलाई 2018 का जो दुखद दिन है, 26 जुलाई 2018 को 70 मिनट की अवधि में हुए 20 से ज़्यादा बम धमाकों के बाद अहमदाबाद को हिला कर रख दिया गया था। इसी कारण से 80 दोषियों को जो पकड़ा गया था, उसमें 38 लोगों को मौत की सज़ा और 11 लोगों को जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को किस देश ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को बनाने की घोषणा की है। और इस बोट का नाम क्या रखा गया दोस्तों? द जेट रखा गया है। और इसमें 8 से 12 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन। भारत के 12 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है। तो वह वैक्सीन कौन सी है? 12 से 18 वर्ष के जो बच्चों को जो वैक्सीन देना है, उस वैक्सीन का नाम कौन सा है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बेवैक्स। तो कार्बेवैक्स जो है 12 से 18 वर्ष के बच्चों को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा देने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है 18 साल से ऊपर के एडल्ट को देने की घोषणा की गई थी, वो तो पहले की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इस वैक्सीन को हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने डेवलप किया है। याद रखिएगा, कार्बेवैक्स को जो है हैदराबाद की दवा कंपनी जो है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदापुरम। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुछ जो बदलाव जो हुए हैं, कुछ नाम में जो बदलाव हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया, बाबई शहर का नाम माखन नगर कर दिया गया है, और टीमगढ़ के शिवपुरी गांव का नाम कुशेश्वर धाम कर दिया गया है। याद रखिएगा, टीमगढ़ के शिवपुरी गांव का नाम कुशेश्वर धाम कर दिया गया है। और भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से कर दिया गया है। तो जितने भी मध्य प्रदेश के शहर का जो नाम चेंज किए गए हैं, वह सारा मैं यहाँ पर डिस्कस कर दिया हूँ। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एयर इंडिया एयरलाइंस कंपनी के नए MD और CEO कौन बने हैं? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। एयर इंडिया एयरलाइंस कंपनी के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलकर IC। तो इलकर IC को जो है एयर इंडिया एयरलाइंस कंपनी का नया MD और CEO नियुक्त किया गया। और यह कहाँ के हैं दोस्तों? तुर्की के हैं। तो एयर इंडिया टाटा ग्रुप्स की कंपनी है, जानते हैं आप लोग, और इलकर IC जो हैं तुर्की देश के हैं। तो अप्रैल 2022 से वह अपना जिम्मेदारी संभालेंगे, तो याद रखिएगा। और इससे पहले जो हैं इलकर IC जो हैं टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन के पद पर रहते हुए भी बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस पैरेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो गणतंत्र दिवस पैरेड 2022 में सबसे बड़ी झांकी जो है उत्तर प्रदेश को चुना गया है। और इसमें कितने राज्यों को शामिल किया गया था दोस्तों? तो 12 राज्यों को इस पैरेड में शामिल किया गया था। दूसरे स्थान पे कर्नाटक है, तीसरा स्थान मेघालय का है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की झांकी में एक जिला एक उत्पाद और
काशी विश्वनाथ धाम विषय पर केंद्रित थी। इसलिए जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। CEPA व्यापारिक समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच CEPA समझौता हुआ है भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच। और CEPA का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट। और इस समझौते से सेवाएं यानी सर्विस और डिजिटल बिजनेस में आसानी होगी। ये सेपा समझौता जो हुआ है, इससे जो है हमारा सर्विस में और डिजिटल बिजनेस में जो है आसानी होगी। इस समझौते से UAE के लिए भारत का 90% निर्यात शुल्क यानी एक्सपोर्ट फ्री ड्यूटी हो जाएगी। और यह समझौता किसके किसके बीच हुई दोस्तों? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हिज हाईनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच इस समझौता को करवाया गया। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किन देश ने 3 फरवरी 2022 को शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिकीय बहिष्कार किया? कौन किया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो हुआ है उसका राजनयिकीय बहिष्कार किया है। इसी कारण जो है भारत के सिर्फ एक खिलाड़ी जो हैं हिस्सा लिए थे इसमें। राजनयिक बहिष्कार का मतलब क्या है दोस्तों? राजनयिक बहिष्कार का मतलब शीतकालीन ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पे कोई भी भारतीय हिस्सा नहीं लेगा। और यह राजनयिकीय बहिष्कार कैसे हुआ दोस्तों? तो 2020 में गलवान घाटी लद्दाख में भारतीय और चीनों के बीच जो झड़प हुई थी, उसी कारण जो है शीतकालीन ओलंपिक 2020 में राजनयिकीय बहिष्कार हुआ, जिसके कारण भारत के जो प्लेयर हैं वह चीन के ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिए हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत किस देश में अपना पहला IIT संस्थान स्थापित करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत जो है विश्व के किस देश में अपना जो है पहला IIT संस्थान स्थापित करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, UAE। तो UAE में जो है भारत अपना पहला IIT संस्थान स्थापित करेगा, जो कि भारत के बाहर होगा। भारत में तो बहुत सारे IIT संस्थान हैं और यह जो है सेपा समझौता के तहत ही हुआ है। तो सेपा समझौता के तहत इसे स्थापित किया गया है, जिसके बारे में अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे हम लोग। तो पहली बार भारत का IIT संस्थान जो है देश के बाहर स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किनके द्वारा दिल्ली में विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी यानी वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी की स्थापना की गई है? तो किनके द्वारा की गई है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेल मंत्रालय के द्वारा। तो विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी जो है रेल मंत्रालय के द्वारा स्थापित की गई है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। और यह अकेडमी अभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, नए पहलवानों को अवसर प्रदान करेगी। और इसकी अनुमानित लागत कितनी है दोस्तों? 31 करोड़ रुपया है। तो इस एकेडमी को बनवाने का जो है मेन पर्पस ये है दोस्तों, जो नए पहलवान जितने हैं, नए जितने भी कुश्ती वाले प्लेयर हैं, उनको जो है अवसर प्रदान करना और उनके लिए अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करवाना ही इस एकेडमी का मेन पर्पस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चंद्रयान 3 को कब तक लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2022। तो चंद्रयान 3 को जो है अगस्त 2022 को लॉन्च किया जाएगा। और चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। तो अभी जो है रोहित शर्मा जो हैं वर्तमान में विश्व के ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाया है। और इन्होंने न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल और भारत के विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है। तो जैविक खेती का मतलब क्या होता है दोस्तों? वैसा खेती जिसमें कोई भी खाद, कीटनाशक वगैरह का यूज नहीं किया जाता है, वो ऑर्गेनिक रूप से जो है उसकी खेती की जाती है, उसे हम लोग जैविक खेती बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देना। तो इसका मेन पर्पस मध्य प्रदेश राज्य में केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत के थल सेना के उप प्रमुख यानी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे। तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? मनोज पांडे को। और वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो मनोज मुकुंद नरवाने जी वर्तमान में थल सेना के प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा, तो अभी वर्तमान में थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं और उप प्रमुख कौन हुए? मनोज पांडे हुए। तो दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फरवरी महीने में होने वाली केरल ओलंपिक खेल का आयोजन अब कब निर्धारित किया गया है? तो कोरोना के कारण जो है केरल ओलंपिक खेल जो फरवरी में होने वाला था उसे बढ़ाकर कब कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मई 2022 में। तो केरल में होने वाली ओलंपिक खेल जो थी उसको मई 2022 में अब आयोजित किया जाएगा। तो केरल ओलंपिक का शुभंकर क्या होगा दोस्तों? नीरज खरगोश। और इस उद्घाटन समारोह में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो केरल ओलंपिक खेल का जो आयोजन होगा जिसमें टोक्यो में जितने भी पदक विजेता जो हैं उनको जो है इसमें सम्मानित किया जाएगा खेल स्टार्ट होने से पहले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने कितने साल के बच्चों के लिए हार्नेस बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य किया है? तो हार्नेस बेल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा बेल्ट जिसमें बच्चे को आसानी से पकड़ा जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 साल से कम। तो 4 साल से कम के बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने हार्नेस बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य किया है। और इसके तहत 9 महीने के बच्चों से लेके 4 साल के उम्र के बच्चों के लिए हार्नेस बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है। और इस नियम को दोस्तों 15 फरवरी 2023 से यानी अगले साल से इसको लागू कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। टाटा ग्रुप का दूसरी बार अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन जो हैं पहले भी इसके चेयरमैन थे और फिर दोबारा जो हैं 2027 तक इसके चेयरमैन बन गए हैं अगले 5 साल के लिए। तो इनकी नियुक्ति वर्ष 2027 तक की गई है। एन चंद्रशेखरन पिछले 34 वर्षों से टाटा ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 18वां स्वर्गीय माधवराव लियम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां स्वर्गीय माधवराव लियम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, उनको जो है 18वां स्वर्गीय माधवराव लियम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस पुरस्कार को सार्वजनिक पुस्तकालय नासिक द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, माधवराव लियम पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। और नितिन गडकरी अभी कौन है दोस्तों? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOL 2023 सत्र की मेजबानी भारत में कहाँ किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOL 2023 की मेजबानी भारत तो करेगा ही, लेकिन भारत के मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भारत जो है 1983 के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सत्र की मेजबानी करेगा और इसकी बैठक जो है दोस्तों मुंबई की जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। और अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने देश शामिल हैं दोस्तों? 101 देश शामिल हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब किया गया था दोस्तों? 23 जून 1894 को इसकी स्थापना किया गया था। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हर 4 साल में ग्रीष्मकाल ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और युवा ओलंपिक खेल को आयोजन करवाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ओलंपिक समिति जो IOL है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है
मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी, शीतकालीन ओलंपिक भी और युवा ओलंपिक तीनों को आयोजित करवाती है। इसकी 2023 की बैठक जो है मुंबई में होगा, भारत के मुंबई में होगा, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक बुक किसने लिखी है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बुक को किसने लिखा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक जो हैं बिल गेट्स जो हैं, उन्होंने हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक को लिखा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर है और इस पुस्तक में आने वाले महामारियों को किस प्रकार रोका जा सकता है उसका वर्णन किया है। दोस्तों, अभी कोरोना के कारण जो महामारी आए थे उसको मद्देनज़र में देखते हुए जो आगे जो नई महामारी सब जो आएगी उसको किस प्रकार हम लोग रोके, किस प्रकार उसके लिए प्रिकॉशन करें, तो उस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 46 यानी 46वां रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 46वां रैंक है और इस इंडेक्स में 55 देश शामिल हैं दोस्तों। और पहला स्थान पर कौन है दोस्तों? अमेरिका है। बौद्धिक संपदा का मतलब होता है किसी व्यक्ति या संस्थान के द्वारा बनाई गई कोई नई रचना, संगीत, साहित्य, कला, खोज, डिजाइन आदि को उस व्यक्ति या संस्था की बौद्धिक संपदा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश प्रसाद सकलानी। तो NCERT के नए निर्देशक किनको नियुक्त किया गया है दोस्तों? दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है और यह जो है ऋषिकेश सेनापति की जगह लेंगे, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के लेखा महानियंत्रक यानी CGA किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनाली सिंह। और सोनाली सिंह जो है दीपक दास का जगह लिए हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं CGA का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और यह भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं और सिविल लेखा विभाग यानी सभी केंद्रीय मंत्रालय के लेखांकन को भी संभालते हैं। और लेखा महानियंत्रक परीक्षक कौन है दोस्तों अभी वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। लेखा महानियंत्रक हमारे हो गए सोनाली सिंह और लेखा महानियंत्रक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, दोनों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस देश ने सुलेमान द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो अमेरिका जो है सुलेमान द्वीप पर जो है अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। किस कारण से दोस्तों? तो दक्षिणी प्रांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका ने यह कदम उठाया और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दूतावास खोलने की यह योजना प्रस्तुत की है। सोलेमान द्वीप के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो सोलेमान द्वीप ओशियन में स्थित एक संप्रभु देश है जो 6 द्वीपों और 900 से अधिक छोटे द्वीपों को मिलाकर बना है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गौतम अडानी। तो गौतम अडानी को दोस्तों जो है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है और अभी वर्तमान में जो है दोस्तों गौतम अडानी 88.5 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। वहीं मुकेश अंबानी 87.5 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। ठीक है, और ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एलोन मस्क जो हैं 231 बिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। तो हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी पर जो है संयुक्त अरब अमीरात ने हस्ताक्षर किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच यह वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और इन समझौतों से है जो दोस्तों दोनों देश का फिनटेक,
स्टार्टअप, अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच इक्स धर्म गार्डिन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। और इसका कौन सा संस्करण है यह दोस्तों? तीसरा संस्करण है। किस स्थान पर किया गया दोस्तों? बेलगाम, कर्नाटक के बेलगाम में जगह पर इसको स्थापित किया गया। और यह सैन्य अभ्यास 27 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसान मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की के द्वारा दोस्तों किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? इस ऐप की मदद से किसानों को कृषि संबंधी मौसम की जानकारी और परामर्श दी जाएगी। फिलहाल यह ऐप को जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में ही कवर किया गया है। धीरे धीरे जो है इसको दोस्तों पूरे भारत में कवर किया जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मद्रास उच्च न्यायालय यानी मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुनीश्वर नाथ भंडारी। और इससे पहले दोस्तों मुनीश्वर नाथ भंडारी जो हैं मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश थे और अभी परमानेंट न्यायाधीश बन गए हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पराय शिक्षालय प्रोग्राम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। तो पराय शिक्षालय प्रोग्राम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खुले मैदानों में बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करना, जैसे पेड़ के नीचे बैठा के या जहाँ पे क्या कहते हैं छत वगैरह न हो, वहाँ पर जो है बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाना ही पराय शिक्षालय प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? खुले मैदानों में बच्चों के लिए कक्षाएं आयोजित करना और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इस प्रोग्राम के माध्यम से है दोस्तों भोजन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, भोजन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो पराय शिक्षा प्रोग्राम का यही मुख्य उद्देश्य है और इसको दोस्तों पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 46। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है दोस्तों? 46वां रैंक है। ठीक है दोस्तों, इस इंडेक्स में किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थिति देखी जा सकती है। फर्स्ट पोजीशन किसको प्राप्त हुआ दोस्तों? नॉर्वे को हुआ। सेकंड पोजीशन पे न्यूजीलैंड है, थर्ड पोजीशन पर फिनलैंड है और सबसे नीचे वाले पायदान पे दोस्तों अफगानिस्तान है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो दिल्ली में दोस्तों ई वेस्ट इको पार्क बनाया गया है, वो भी देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क है दोस्तों। इस पार्क को लगभग 20 एकड़ जमीन पर विस्तृत किया गया है और इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? कचरे को रिसाइकलिंग कर फिर से काम में लाया जाए। जो भी प्लास्टिक वाले कचरे होते हैं उसको रिसाइकलिंग करके फिर से दोबारा काम में लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और दिल्ली सरकार ने बढ़ते कचरे से निपटने के लिए इसकी स्थापना करवाई है। किसकी दोस्तों? ई वेस्ट इको पार्क की। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, होप एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो होप एक्सप्रेस जो है महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कैंसर की रोकथाम के लिए इसकी शुरुआत की गई है। किस चीज़ के लिए दोस्तों? होप एक्सप्रेस किस चीज़ से रिलेटेड है? कैंसर से रिलेटेड है। कैंसर की रोकथाम के लिए इसकी शुरुआत की गई है और इसकी घोषणा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की है। याद रखिएगा, राजेश टोपे के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और इस एक्सप्रेस के माध्यम से कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों के पास पहुंचकर उनकी सहायता की जाएगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इससे। होप एक्सप्रेस से दोस्तों कैंसर के मरीजों के पास ही पहुंचकर उसका सहायता किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा, उसके इलाज के बारे में सोचा जाएगा। इससे जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं, जो कि उनके लिए है, जो खासकर इस एक्सप्रेस को, इस अभियान को शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। तो हैदराबाद में दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को
स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, और स्टैचू ऑफ इक्विलिटी में किसकी मूर्ति बनाई गई है दोस्तों? महान संत रामानुजानाचार्य की 216 फीट की ऊंची मूर्ति बनाई गई है। तो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी में किसकी मूर्ति बनाई गई है? महान संत रामानुजानाचार्य की। याद रखिएगा दोस्तों, और इसे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और प्रतिमा का कुल वजन कितना है दोस्तों? 1800 टन है। याद रखिएगा, इस मूर्ति का कुल वजन जो है 1800 टन है, और इसे पंचलोहा से बनाया गया है। याद रखिएगा, इसे पंचलोहा से बनाया गया, जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक और टाइटेनियम का मिश्रण है, यानी टाइटेनियम का मिक्सर है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो दोस्तों जो मटेरियल यूज किया गया है 80% कॉपर ही है, यानी कि तांबा ही। याद रखिएगा, तो 80% उसमें कॉपर है। याद रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। तो क्रिकेटर ऋषभ पंत को, इंडियन क्रिकेट टीम के जो विकेट कीपर ऋषभ पंत हैं, उनको जो है डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्यूट टैबैक ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्विट टबैको ऐप को लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है दोस्तों? यह ऐप तंबाकू छोड़ने में मदद करेगा। अगर बात करते हैं दुनिया की बात दोस्तों, तो दुनिया में लगभग तंबाकू से हर साल 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है, और इस ऐप को जो है कमिट टू क्विट अभियान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अभी वर्तमान में WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। और इन्होंने क्विट टोबैको ऐप, यानी तंबाकू को छोड़ने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो वह उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। याद रखिएगा इसे। तो वह कांग्रेस पार्टी के थे, और उन्होंने उड़ीसा का मुख्यमंत्री का पद जो है 2 बार संभाला है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया, वह कौन थे? सुरजीत सेन गुप्ता कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉलर। तो सुरजीत सेन गुप्ता एक फुटबॉलर थे दोस्तों, और 1970 में एशियाई खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय टीम के वह हिस्सा थे, सुरजीत सेन गुप्ता। ठीक है, और इनका निधन जो है दोस्तों कोविड-19 के कारण हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गैर अधिसूचना यानी नॉन नोटिफाइड खानाबदोश यानी नोमैडिक और अर्ध घुमंतू समुदाय यानी सेमी नोमैडिक कम्युनिटी के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो केंद्र सरकार ने अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतू समुदाय के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीड अभियान की। SEED सीड अभियान की शुरुआत की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, और इस योजना के तहत छात्रों को फ्री कोचिंग दी जाएगी, मकान निर्माण में हेल्प किया जाएगा, और वित्तीय सहायता यानी इकोनॉमिक रूप से हेल्प की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? तो धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक को किस राज्य में मंजूरी दे दी गई है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो इस विधेयक के द्वारा फर्जी तरीके से या लालच दे धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है, और इस कानून को अभी तक 9 राज्यों में लगाया जा चुका है। और बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यह कानून उड़ीसा में 1967 में लागू किया गया था, और अभी तक 9 राज्यों में इस कानून को धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक को मंजूरी दिया गया है। ठीक है, और इस वर्ष जो है हरियाणा में इसको जो है मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, UEFA चैंपियन लीग के फाइनल मैच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। देखिए दोस्तों, इसका फाइनल रूस में होना था, लेकिन अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चला उसके कारण जो है इसकी मेजबानी अब फ्रांस करेगा। यहाँ से इसकी मैच
नहीं होगी। तो यूईएफए का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका फाइनल मैच दोस्तों रूस में होना था, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण इसे फ्रांस के राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। और इसका फाइनल मैच कब खेला जाएगा दोस्तों? 28 मई 2022 को खेला जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक को किसके द्वारा लिखी गई है? हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक को किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उमा दास गुप्ता। तो हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक को उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और इस पुस्तक में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में बताया गया है और श्री निकेतन की स्थापना पर भी प्रकाश डाला गया है। और इस पुस्तक में वैज्ञानिक तरीके से किसान खेती को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसका भी वर्णन किया गया है। साइंटिफिकली तरीके से किसान कैसे खेती कर सकते हैं इस पुस्तक में वर्णन किया गया है, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक को, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, तो वह भारत के किस राज्य में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। तो कर्नाटक में अपर भद्रा परियोजना है और यह कर्नाटक की पहली ऐसी परियोजना है जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। और यह परियोजना जो है सिंचाई से जुड़ी परियोजना है, तो याद रखिएगा दोस्तों अपर भद्रा परियोजना जो है सिंचाई से जुड़ी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आयोजित एएफसी महिला एशियाई कप किसने जीता है? एएफसी महिला एशिया कप जो है किसने जीता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो चीन ने इसको जीता है और चीन जो है इस किताब को 9वां बार जीता है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले 8 बार एएफसी महिला एशियाई कप को जीत चुका है, 9वां बार इस बार जीता है। तो 2022 में चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया, ठीक है दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो भारत में इसका आयोजन किया गया था। 20 जनवरी से 6 फरवरी तक इसकी आयोजन की गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान। तो भारत और ओमान के बीच है दोस्तों ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया, ठीक है दोस्तों। राजस्थान के जोधपुर में 21 फरवरी से 25 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया, इसका अभ्यास किया गया दोस्तों। और यह इसका 6वां संस्करण था और इस अभ्यास के आयोजन से दोनों देशों के बीच जो है दोस्तों संबंध मजबूत हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस शहर ने भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाने की बात कही है? स्टेशन, याद रखिएगा दोस्तों, किस शहर ने भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाने की बात कही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूरत। तो सूरत में जो है भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा, ठीक है। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन रूट कौन है दोस्तों? मुंबई टू अहमदाबाद, ठीक है। और बुलेट ट्रेन का काम जो है दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? केबल ब्रिज का अर्थ होता है दोस्तों मोटे मोटे तार की सहायता से ऊपर में जो ब्रिज बनाया जाता है उसे केबल ब्रिज बोलते हैं। तो भारत का पहला केबल रेल ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भारत का केबल रेल ब्रिज बनाया जाएगा, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज। भारतीय रेलवे ने अंजी नदी पर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में इसे बनवा रहे हैं। यह जो है दोस्तों उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इस पुल की ऊंचाई नदी से जो है 331 मीटर है और पुल की कुल लंबाई कितनी होगी? 475 मीटर होगी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाल ही में विनीत जोशी को किस संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीबीएसई का। सीबीएसई का जो है विनीत जोशी को जो दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सीबीएसई की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1929 में। और इस बोर्ड के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और केंद्रीय तिब्बती विद्यालय ये सब जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसकी अध्यक्षता के लिए एक सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो एक सचिवालय की स्थापना की मंजूरी केंद्रीय मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता के लिए दी है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी G20। तो G20 के लिए जो दोस्तों एक सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगी और इसके लिए दोस्तों एक सचिवालय बनाया गया है, याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यह सचिवालय दोस्तों फरवरी 2024 तक चालू रहेगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। इग्लू कैफे का मतलब क्या होता है दोस्तों? बर्फ से बना घर। तो एक ऐसा कैफे जो बर्फ से, पूरा बर्फ से ही बना हुआ है और इसकी व्यास कितनी है दोस्तों? डायमीटर कितनी है? 45 फीट इसकी डायमीटर है और हाइट कितनी है दोस्तों? 38 फीट यानी 38 फीट इसकी डायमीटर है। और इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ था दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में था, लेकिन अब भारत में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पर्यटक को यानी टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ समझौतों पर जो हस्ताक्षर किए हैं तो वो भारत के साथ कौन सा देश किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ दोस्तों हस्ताक्षर किया है दोस्तों पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए? ऑस्ट्रेलिया के साथ। और पीयूष गोयल और दान तिहान द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। तो पीयूष गोयल इंडिया के हैं और दान तिहान जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया पर्यटक मंत्री हैं, तो उनके द्वारा जो है इस चीज़ को हस्ताक्षर किया गया है। और अभी वर्तमान में है जो सबसे ज़्यादा पर्यटक बांग्लादेश से आते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पर कहाँ से आते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। तो फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ से आते हैं इंडिया में? बांग्लादेश से आते हैं और चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डाबर। तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है भारत की पहली दोस्तों? डाबर बनी है। तो आयुर्वेदिक सामान बेचने वाली कंपनी डाबर ने भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनाई है, जो कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करके दोबारा यूज करेगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कोविड-19 DNA वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। तो कोविड-19 DNA वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है दोस्तों विश्व का? भारत बन गया है, ठीक है दोस्तों। इसे जाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका नाम जाइकोव डी है, जो कि दुनिया का पहला DNA वैक्सीन है दोस्तों। तो यह बिना दर्द और बिना सुई का टीका है, जिसका अंतराल काल दोस्तों 28 दिन और 56 दिन का है। तो पहला DNA वैक्सीन कौन बनाया दोस्तों? भारत बनाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय यानी नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जी अशोक कुमार। तो जी अशोक कुमार को दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाना। और यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अंदर काम करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है और वह किससे रिलेटेड है दोस्तों? वयस्क से यानी एडल्ट से रिलेटेड है। तो केंद्र सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दिया है और वह वयस्क से रिलेटेड है यानी एडल्ट से रिलेटेड है। यह कार्यक्रम 5 साल के लिए चलाई गई है, 2022 से 2027 तक। और इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर को यानी नॉन एजुकेटेड लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का दोस्तों काम क्या है दोस्तों? जितने भी 15 साल से ऊपर के नॉन एजुकेटेड पर्सन हैं उन एजुकेटेड पर्सन बनाने के लिए इस साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड किस देश के नाम दर्ज हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दुनिया का सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड किस देश के नाम दर्ज हुआ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारत। तो भारत जो है 1000 से ज़्यादा वनडे मैच खेलने वाला दुनिया का पहला टीम बन गया है। दूसरा स्थान पर कौन है दोस्तों?
ऑस्ट्रेलिया है जो कि 958 मैच खेला है। तीसरे स्थान पे जो है पाकिस्तान है, 936 वनडे मैच खेले हैं। और भारत ने अपना 1000वां वनडे मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला और उसमें उसने जीत हासिल की। याद रखिएगा, भारत एक लौता ऐसा देश है जिन्होंने 1000 वनडे मैच खेल चुका है। अभी तक कोई भी देश ऐसा नहीं किया है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संजीव सान्याल। तो संजीव सान्याल को दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, और इनकी नियुक्ति दोस्तों 2 साल के लिए की गई है। इससे पहले वह ड्यूस बैंक के प्रबंधक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना लाने की घोषणा की है? वीवीआई क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन लाने की योजना की है और राजस्थान में अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं। याद रखिएगा, तो 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी कर्मचारियों की नियुक्त किया गया है उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ इससे मिलेगा। और अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत हैं। और राज्यपाल कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र जी हैं। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के व्यू से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। डिजिग्निटी इन ए डिजिटल एज नामक पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रो खन्ना। तो रो खन्ना के द्वारा डिजिग्निटी इन ए डिजिटल एज पुस्तक लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में क्या बताया गया है दोस्तों? इस पुस्तक में टेक्नोलॉजी के कारण अमेरिकन के लाइफ स्टाइल में कैसे बदलाव हुए हैं उसका वर्णन किया गया है। और रो खन्ना कौन है दोस्तों? भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद हैं। तो याद रखिएगा, डिजिग्निटी इन ए डिजिटल एज पुस्तक रो खन्ना के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इसमें अमेरिका का लाइफ स्टाइल बताया गया है, जो टेक्नोलॉजी के आने के कारण अमेरिकन व्यक्ति का लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो गया है उस सारे चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा ऑपरेशन आहट को शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? मानव के तस्करी को रोकना। ज़्यादातर महिलाएं और बच्चों का जो तस्करी होता था उनके लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। और इस ऑपरेशन में दोस्तों आरपीएफ के द्वारा उस ट्रेनों पर विशेष नज़र रखा जाएगा जो म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से चलती है। इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत ने किस कंपनी को सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी का पुरस्कार दिया है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड को दोस्तों सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक कंपनी के रूप में चुना गया है। कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों महारत्ना कंपनी है। याद रखिएगा, तो यह एक महारत्ना कंपनी है। और अभी कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रमोद अग्रवाल है। याद रखिएगा, प्रमोद अग्रवाल अभी सीआईएल के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। राजस्थान के जयपुर में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। और दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है दोस्तों? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम जो है ऑस्ट्रेलिया में है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। और तीसरा जो है हमारा जयपुर में बनाया जा रहा है, राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। तो बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इसकी आधारशिला रखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्लूटो की सतह पर कितना वायुमंडलीय दाब रिसर्च के द्वारा पाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 माइक्रोबार। तो 12 माइक्रोबार जो है प्लूटो की सतह पर वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसको जो है भारत, ब्राज़ील, फ्रांस की टीमों ने मिलकर इसकी खोज की है। यह पृथ्वी की एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 80,000 गुना कम है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रवीण कुमार सोवती का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परवीन कुमार सोबती का निधन हो गया। वह किस चीज़ से रिलेटेड थे दोस्तों, किस चीज़ से जुड़े हुए थे? अभिनेता से जुड़े हुए थे। आपको याद होगा दोस्तों, महाभारत में इन्होंने भीम का रोल निभाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने B.R. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाया था, याद रखिएगा। और एक्टिंग से पहले वह एक एथलेटिक भी थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। तो जो परवीन कुमार सोबती हैं, एक्टिंग में आने से पहले वह एक एथलेटिक थे। उन्होंने एशियन गेम में 2 बार गोल्ड यानी 1966 में और 1970 में 2 बार गोल्ड जीता, 1 बार सिल्वर यानी 1974 में 1 बार सिल्वर भी जीता, और 1 बार कांस्य पदक 1966 में उन्होंने 1 बार कांस्य पदक भी जीता है। और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, परवीन कुमार सोबती एक्टिंग में आने से पहले वह एक एथलेटिक भी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार बायोसेफ लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दोस्तों भारत में पहली बार बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। और इसका काम क्या होगा दोस्तों, यह एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो यह प्रयोगशाला की मदद से दूर दराज के इलाकों में पहुंचकर मानव और पशु के सैंपल की जांच कर सकते। बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी का अर्थ क्या है दोस्तों, चलती फिरती प्रयोगशाला। तो यह एक बस नुमा प्रयोगशाला है जो कि भी गांव में पहुंचकर मानव और पशु का सैंपल लेगा और उनकी जांच कर सकता है। भारत के केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री परवीन पवार ने महाराष्ट्र के नासिक में इसका उद्घाटन किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी चलती फिरती प्रयोगशाला, एक बस नुमा प्रयोगशाला है जिसके अंदर सारे प्रयोग के सामान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यानी UCG के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, M जगदीश कुमार। तो UCG का अध्यक्ष यानी यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? M जगदीश कुमार को बनाया गया है, याद रखिएगा। और यह धीरेन्द्र पाल सिंह की जगह लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 74 वर्ष की उम्र में KPAC ललिता का निधन हो गया, वह कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वह एक अभिनेत्री थी दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वह एक अभिनेत्री थी। और उन्होंने 550 से तमिल और मलयालम फिल्म में काम कर चुकी हैं। तो याद रखिएगा, मलयालम की अभिनेत्री थी KPAC ललिता और 550 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम कर चुका है। और वह केरल संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षता की पद भी संभाल चुकी हैं पहले। बस आप इतना याद रखिएगा, KPAC ललिता जो है एक अभिनेत्री थी, ठीक है, एक्ट्रेस थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, S उन्नीकृष्णन नायर। तो S उन्नीकृष्णन नायर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निर्देशक चुना गया है। और वह किसकी जगह लेंगे दोस्तों? S सोमनाथ की जगह लेंगे। और अभी S सोमनाथ कौन है दोस्तों? इसरो के संस्थापक नियुक्त किए गए हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। SBI इको वर्क रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 2022 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने की संभावना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8.8%, यानी 8.8% जो है भारत के GDP में ग्रोथ देखने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। और यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिसर्च रिपोर्ट है। और अभी वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? दिनेश कुमार खारा है, याद रखिएगा। दिनेश कुमार खारा जो हैं अभी वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार सिंह को किसका नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सूबेदार संजय सिंह को किसका नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NDA का, ठीक है दोस्तों। NDA का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो NDA का मतलब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। और इसकी स्थापना कब हुई थी NDA की? 1954 में। और मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के खरकवासला में है। और इसमें थल सेना, नौसेना,
वायुसेना के कैडेटों को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है और उसका अभी प्रशिक्षक किसको बनाया गया है? सूबेदार संजय कुमार को। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से किसको पुरस्कारित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स को। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो बिल गेट्स हैं उनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन में मदद के लिए इससे सम्मानित किया गया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष 4.0 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष 4.0 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मांडविया। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण का व्यवस्था करवाना। मिशन इंद्रधनुष के जितने भी वर्जन हैं 1.0, 2.0, 3.0, ये सारे जो हैं टीकाकरण से ही रिलेटेड हैं और स्वास्थ्य से ही रिलेटेड हैं। तो बस इतना आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षय कुमार। तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड के 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक अक्षय कुमार हैं और एक ऋषभ पंत हैं। तो अक्षय कुमार के अलावा ऋषभ पंत भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो उत्तराखंड के मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की है। याद रखिएगा। महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया जो कि उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण को और बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर है। तो इसे जरूर याद रखिएगा। जो वंदना कटारिया जो हैं उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर है और उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत और अक्षय कुमार दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? VVI क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब कौन जीता है दोस्तों? भारत के द्वारा जीता गया है। ठीक है दोस्तों। अब भारत ने इस खिताब को 5वीं बार जीता है। इससे पहले 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में, 2022 में जीत चुका है। ठीक है। अब बस इतना याद रखिएगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब को भारत 5 बार जीत चुका है और उपविजेता कौन था दोस्तों? इंग्लैंड थी। तो भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया था फाइनल में। और आयोजन कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था। और भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप के कप्तान कौन थे दोस्तों? तो उसके कप्तान यश धूल थे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। IPL की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम क्या रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात टाइटंस। IPL की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लखनऊ की नई टीम का नाम क्या रखा गया दोस्तों? लखनऊ सुपर जायंट्स। याद रखिएगा, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फरवरी महीने में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे करंट अफेयर से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस सारे को मैंने बारीकी से डिस्कस कर दिया है दोस्तों। इसका PDF आपको 5000 व्यूज जो ही कंप्लीट होंगे मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। इसको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। 5000 व्यूज जिस दिन कंप्लीट होंगे दोस्तों मैं PDF अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों काफ़ी मेहनत से मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें जो मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इतना नॉलेजेबल कंटेंट ला पाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक सब्सक्राइब कर देना है।